Attention! Welcome to all my friends, students in physics class. Today our topic is magnetic flux. देखिए ये तो एक्चुअल में पिछले ही लेक्चर में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, ये पिछले ही क्लास में बताया गया था। लेकिन मैं आज इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग चर्चा करते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये बार बार रिपीट होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर। तो कोई भी फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। आपने डिफिनेशन में ही देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट इज स्केलर, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इनका यूनिट निकालिए। यूनिट कहाँ से निकालते हैं आप? फॉर्मूला से ही निकालते हैं। फॉर्मूला देखिए B डॉट A है, B का मैग्नेटिक इंडक्शन जिसका टेस्ला होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हुआ। लेकिन जो फेमस है वो वेबर है। वेबर भी एक साइंटिस्ट है, इसलिए एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पहला ऑप्शन तो हमारा वेबर ही होगा। अगर वेबर नहीं है तब फिर आप टेस्ला मीटर स्क्वायर डालेंगे। अगर दोनों है तो दोनों का ऑप्शन लगाना पड़ेगा, बोथ करना पड़ेगा, ए एंड बी बोथ। इसलिए एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर कहें या टेस्ला मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 वेबर। अब इसका डायमेंशन बताइए क्या होगा? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? पहले आप बी का याद है आप लोगों को? बी क्या था? बी का मैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ, फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। तो क्या डायमेंशन आया था इसका? L नॉट T पर इन्वर्टेड टू I पर इन्वर्टेड। पहले आप बी का डालिए M L नॉट T इनवर्स टू I इनवर्स। अब फिर एरिया का डालिए। एरिया का क्या हुआ? L स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे? M L स्क्वायर T इनवर्स टू I इनवर्स। ऐसे भी आप बता सकते हैं कि एनर्जी के साथ साथ करंट लग गया। ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हमारा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगला जो चैप्टर होगा अब हमारा, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, एसी होगा। उन सब में देखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का मेन कारण होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने पढ़ा होगा कि डायनेमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। डायनेमो में क्या करते हैं? आर्मेचर या मैग्नेट को रोटेट करते हैं, तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा तब क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया, यूनिट हो गया। अब हम लोग जो गॉसेस थ्योरम यहाँ पे देख लेते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पूरा एक चैप्टर था गॉसेस थ्योरम, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेटमेंट, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे सिर्फ चाहिए गॉसेस थ्योरम का। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड आपने क्या पढ़ा था? पूरा एक चैप्टर ही पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका क्या देखेंगे? स्टेटमेंट देखेंगे, गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? इस वकील भाई रोको तो सर। द मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस। गॉस थ्योरम हमेशा याद रखिए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो या मैग्नेटिज्म का हो, वो क्लोज सरफेस के लिए ही सही है। इसलिए यहां पे भी लिखेंगे द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहा जाता था the electric flux of any closed surface is q by epsilon naught. The total charges lie in electric field का 1 by epsilon naught गुना होता था। यहाँ पे लेकिन 0 होगा। The total लगा दिया यहाँ पे, ज्यादा बेटर होगा। The total magnetic flux of any closed surface is 0.
किसी भी बंद सतह का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का मान 0 होगा। दैट इज, इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में इंटीग्रेशन का साइन देंगे और क्लोज के लिए आप एक सर्कल बनाएंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए करेंगे। ये हमारा 0 हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम का ये मैथमेटिकल फॉर्म कहलाता है। तो गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो ये शॉर्ट ही क्वेश्चन रहेगा, जब भी रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा, है ना। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आपसे फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, गॉस थ्योरम से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो गॉस थ्योरम है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता ही है। जो नहीं पढ़े हैं आपके लिए यूट्यूब पे है, आप जितना बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाके खोजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम, मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है। जो नहीं पढ़े उनको देखिए, अच्छे से पढ़िए। एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए तो गॉस थ्योरम एकदम 100% आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। अब आप इसमें टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस देखेंगे। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस according to magnetic properties। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, दोनों में। 10th में भी केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है सब। जैसे आप पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चुंबकीय गुणों के आधार पे पदार्थों के ये 3 प्रकार होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। तीनों का डिफिनेशन आप अभी याद कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। फेरो में याद रखिए, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट के तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ दौड़ के आते हैं। और पारा वैसे सब्सटेंस है जो धीरे धीरे आता है, चल के आता है, ये याद रखिए। और डाई ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना चाहते हैं, नजदीक आने के बजाय वो उल्टे क्या होता है, वो दूर होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस है जो मैग्नेट से नजदीक आएगा, मतलब नजदीक आने के बाद दौड़ के आएगा। दौड़ के आने का मतलब वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। वो क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। स्ट्रांगली, तेजी से कीजिएगा, बहुत शक्तिशाली बल लगेगा, तो ज्यादा फोर्स लगेगा तो क्या जाएगा, दौड़ के जाएगा। इसमें हल्का हल्का बल लगेगा लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। और इसमें उल्टे होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल होगा। तो तीनों का डिफिनेशन याद हो गया। जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा वो फेरोमैग्नेटिक होगा, जो पार्शियली अट्रैक्ट होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, जो पार्शियली रिपेल होगा, अट्रैक्ट नहीं, उल्टे दूर हटाएगा, तो वो आपका डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो हम लोग एक एक करके तीनों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये तो खैर और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और तीनों में डिफरेंस। ये क्वेश्चन खास करके देखा जाता है इन तीनों में डिफरेंस क्या है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों जगह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कंपटीशन के लिए भी ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन पारा है, कौन डाई है, ये आपको चुनना होता है। हिंदी में इसको लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनका डिफिनेशन होगा, ए सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ विच इज strongly attract by magnet, is called ferromagnetic substance, ferromagnetic substance। strongly attract हो रहा है, जब attract हो रहा है तो क्या करना,
नजदीक आएगा। हम बोलते हैं दौड़ के आ रहा है, क्या आ रहा है, दौड़ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ रहा है। जब नजदीक आएगा तो हम ये कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएगा। वीक फील्ड से हट करके स्ट्रॉन्ग फील्ड, जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फ्रीली हैंग करें, स्वतंत्र पूर्वक लटकाएं, ये कोशिश क्या, ये आ जाता है वीक फील्ड से हट करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है। जितना मैग्नेट के नजदीक जाइएगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, मैग्नेट से जितना दूर जाइएगा वो वीक फील्ड होगा। तो जैसे जैसे वो नजदीक आता जाएगा इसका मतलब स्ट्रॉन्ग में आ रहा है, वीक से स्ट्रॉन्ग में आता है। इसे लिखेंगे इट कम्स, ये आ जाता है, कम्स फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अनपेयर्ड मतलब बिना जोड़ा वाला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं। मेन कारण इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यही है, इट कंटेन मच मोर, क्या चीज बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होते हैं, बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा, मच मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद इसमें क्या याद रखना है कि इसका जो वैल्यू होता है, इट्स वैल्यू ऑफ आई, पीछे पढ़ा आई एच काई, अच्छा पढ़ाया गया आपको, आई एच काई। आई से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई वोट क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और काई था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इन तीनों का ही मान सबसे ज्यादा होगा, मतलब इन दोनों से ज्यादा होगा, किससे, पारा और डाई से। इसका पॉजिटिव मान होगा और इन दोनों से इसका मान ज्यादा होगा। इट्स वैल्यू ऑफ आई एच काई आर मोर देन क्या बोलेंगे, पारा एंड डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका एग्जांपल फेरस कोबाल्ट, यस, इसमें तीन ही है, फेरस, Fe, Ni निकेल और CO कोबाल्ट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये तीन ही मेन हैं, फेरस, निकेल और कोबाल्ट। ये तीनों के तीनों ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो इस तरह से आप जैसे फेरो का लिखे तो पारा डाई आप खुद लिख सकते हैं, पारा और डाई के बारे में आप खुद लिख सकते हैं। जैसे मैं फेरो में कहा कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, फीबली या पार्शियली अट्रैक्ट कीजिएगा। इट कम्स या कम्स की जगह इट टेंड्स टू कम, टेंड्स कोशिश करा, धीरे धीरे आ रहा ना, तो टेंड्स टू कम यहाँ पे लग जाएगा। इट कंटेन लेस अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी होगा लेकिन कम होगा, लेस अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका जो म्यू, आई एच काई, इन सब का जो वैल्यू होगा, म्यू भी लिख दीजिए, म्यू का भी मान, म्यू आई एच काई, इन सब का जो मान होगा वह फेरो से कम होगा, डाई से ज्यादा होगा। किसमें, पारा में। और डाई में सब कुछ क्या होगा, सबसे कम होगा, निगेटिव में चला जाता है। कुछ चीज का मान उसमें कितने जाता है, निगेटिव में। किसमें, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में। इस सब का मान में उसका वैल्यू या तो 0 से कम हो जाता है या फिर निगेटिव हो जाता है डायमैग्नेटिक में। वो हल्का क्या होगा, रिपेल नहीं होके, यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल होगा, फीबली रिपेल होगा। तो आप खुद से लिख सकते हैं। एक है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो फेरो और पारा पे पड़ता है। फेरो और पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब गर्म करेंगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाता है। इस पे एक लॉ ही मैं पढ़ाऊंगा जिसका नाम है क्यूरीज लॉ। तो दोस्तों जम के मेहनत करें, धन्यवाद।